सत्ता किसके पास रहती है? मुख्यमंत्री के पास रहती है। लेकिन पाया कमजोर था इसलिए आप प्रेशर बना रहे अरे पाया काहे का कमजोर अरे वो तीजूण मुख्यमंत्री था, वसुंधरा दुजूण थी, भजनलाल तो पहलूण है बेचारा, नया नया ब्याह होता है। राजेंद्र जी, मेरा एक अहम सवाल, मैं कई नेताओं से सवाल पूछता हूं कि गरीब, मजदूर और मुसलमान ये नेताओं को चुनाव में क्यों याद आते हैं? चुनाव गए और इनको भूल जाते हैं। मैं नेताओं की, तमाम नेताओं की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम नेताओं के घर पे, दरबार पे जब मजमा लगता है तो ये गरीब और मजदूर और ये मुसलमान नज़र नहीं आते उस मजमे में, चुनाव में याद आते हैं। क्यों? एक चर्चा और है सियासी हल्के में कि बीजेपी का टिकट बबलू चौधरी को मिलने जा रहा था, वो मजबूत भी बताए जा रहे थे। लोग ये कह रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा ने, जो आपके बहुत अच्छे संबंध है सभी पार्टियों में, बड़े नेता हैं बीजेपी के राजेंद्र राठौड़, उनसे आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उनसे साठगांठ करके आपने राजेंद्र भांबू को टिकट दिलवाई ताकि आपके चुनाव में आसानी रहे। ऐसा है क्या? 400 लोगों से मिलने के बाद में एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जो मुसलमान वोटर्स हैं इनको आपने क्या दे दिया ऐसा? गुड़ा ही गुड़ा गा रहे हैं। क्या ये जो भरोसा आप दिखा रहे हैं ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? जितनी ओड़ा परिवार को, कांग्रेस को इस मुसलमान ने ताकत दी, उतना इस मुसलमान को इन्होंने कमजोरी दी। और डॉक्टर असलम बच्चों का डॉक्टर था बीडीके में, उसकी नौकरी खा गया विजेंद्र ओड़ा। इन्होंने जब मुसलमान से ताकत ली, मुसलमानों से इस तरीके से बदले की भावना, मुसलमानों को इतना कमजोर किया, समझ गया, थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे राजेंद्र गुड़ा चुनाव को 35 बनाम 1 का कर रहा है, जाट वर्सेस अदर्स का चुनाव बनाता हुआ जा रहा है। लाल डायरी के फ्लॉप शो के बाद में झुंझुनू उपचुनाव में सुपर हिट राजेंद्र गुड़ा नजर आ रहे हैं। राजेंद्र जी, कई दिन हो गए चुनाव प्रचार करते हुए, कैसा लग रहा है आपको? लाल डायरी का फ्लॉप शो नहीं था भैया, मैंने तो पर्चे आउट किए थे, किसी ने कुछ किया नहीं, तो अलग बात, सरकार को करना था वो तो। और झुंझुनू का चुनाव ये है, एक तरफ ओड़ा परिवार को 70 साल से जनता आजमा रही है। हमारे शीश राम जी ओड़ा जो 4 बार केंद्र में मंत्री रहे हिंदुस्तान के, राजस्थान में कई बार मंत्री रहे, विजेंद्र जी ओड़ा भी 2 बार मंत्री रहे, और सुमित्रा सिंह जी यहाँ ऊर्जा मंत्री रही, कई बार यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष भी सुमित्रा सिंह जी रही, बड़े बड़े पदों पर यहाँ लोग रहे। लेकिन झुंझुनू के आज हॉस्पिटल को आप महेंद्र जी आप जाके देखना, ये जो बीडीके अस्पताल है जिले का सबसे बड़ा अस्पताल, ऐसे लगता है जैसे पशुओं का, जानवरों का हॉस्पिटल हो बीडीके। और यहाँ आज भी आज़ादी के 78 साल बाद में जो रेलवे फाटक बंद हो जाता है, जाम लग जाता है, हार्ट और एक्सीडेंट के पेशेंट मर जाते हैं। ये बगड़ से झुंझुनू से बगड़ जो सड़क है, साल में कम से कम 100 लोग एक्सीडेंट में मरते हैं हर साल। स्थिति राजेंद्र जी, 24 घंटे 40 गांव या 40 जगह और 400 लोगों से मिलने के बाद में मन किया कि राजेंद्र गुड़ा जी से अब बात की जाए। आपके मैंने तमाम जो आप भाषण दे रहे हैं वो भी सुने, रिसर्च किया, और एक चीज़ निकल के आई, आप कह रहे हैं कि राजा का बेटा राजा, बादशाह का बेटा बादशाह अब नहीं बनेगा। देखिए आपको बताऊं, जब रियासतों का विलय हुआ तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, इंटरनेशनल, जिसमें रियासतों के पास 3 ऑप्शन थे, वो हिंदुस्तान के साथ रहे, वो पाकिस्तान के साथ रहे, या स्वतंत्र रहे। तो हमारी रियासतों ने इस लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए अपनी रियासतें विलय कर दी। हमें धन्यवाद देना चाहूँगा सरदार हमारे मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को। 560 रियासतों में पहला साइन उन्होंने किया था, और उन्होंने ये स्वीकार किया था कि हमारे हाथी, घोड़े, तोप, सेना, गढ़, महल, ये सारे के सारे हम लोकतंत्र के लिए समर्पित करते हैं। और एक आम आदमी बनने का निर्णय लिया, आम आदमी बनने का। उनके पास वो नेपाल की तरह स्वतंत्र रह सकते थे, वो पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान के साथ रहना, इस देश को मजबूत करना और आम आदमी बनना स्वीकार किया देश के लिए, कि नहीं कोई बड़ा होगा, नहीं कोई छोटा होगा, न ऊंच नीच होगी, न छुआछूत होगी, न कोई धर्म के झगड़े होंगे, न ये क्या कर दिया। आज़ादी के 78 साल बाद उन लोगों ने ये सोचा था कि शीश राम ओड़ा का बेटा विजेंद्र ओड़ा, और विजेंद्र ओड़ा का बेटा अमित ओड़ा, और अमित ओड़ा के भी बच्चे हैं, ये तो फिर वही चल जाता ना। इसीलिए थोड़ी रियासतें विलीन की थी, ये थोड़ी सोचा था
कुर्बानी दी है। 400 लोगों से मिलने के बाद में एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जो मुसलमान वोटर्स हैं इनको आपने क्या दे दिया ऐसा, गुड़ा ही गुड़ा गा रहे हैं। क्या ये जो भरोसा आप दिखा रहे हैं ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? देखिए, मुसलमान वोटों को मैंने क्या दिया वो तो अलग बात है, लेकिन इन ओड़ा परिवार को कांग्रेस ने धोखा दिया है। इस इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान है, जाट समाज और मुसलमान समाज दोनों की तादाद दोनों की झुंझुनू विधानसभा में लगभग बराबर है। और 52 से लेके आज तक कांग्रेस ने एक बार भी किसी मुसलमान को इस लायक नहीं समझा कि उसको टिकट दे दिया जाए। आज तक 78 साल में एक मुसलमान को कांग्रेस ने इस लायक नहीं समझा कि हम मुसलमान को टिकट दे दें। और इसके साथ साथ आप मैंने क्या दे दिया वो नहीं, ये तो आगे की बात है। इस पूरे प्रकरण के अंदर मुसलमानों को ओड़ा परिवार ने धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया। और उस धोखे से ये बेचारा गरीब मजलूम एक टाइम के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इनकी नौकरियां कितने परसेंट थी, आज कहाँ आ गए। ये तो अरब कंट्री में जाके अपने बच्चों का लालन पालन कर देते हैं, अरब कंट्री में जाके। और यदि वो नहीं हो तो भीख मांगने की नौबत आ गई। यहाँ के सारे रास्ते बंद कर दिए, इनके सारे रास्ते बंद कर दिए यहाँ के मुसलमानों के। टोपी के आधार पर, दाढ़ी के आधार पर, कुर्के के आधार पर, नाम के आधार पर रोज नाइंसाफी, रोज दो किला बर्ताव। आप एमपी बन जाते हो, आप मंत्री बन जाते हो, आप विधायक बन जाते हो, आप राजस्थान मंत्री बन जाते हो। इनकी हालत तो आपको इन्होंने जितनी ओड़ा परिवार को कांग्रेस को इस मुसलमान ने ताकत दी, उतना इस मुसलमान को इन्होंने कमजोरी दी। इन्होंने इनको आसमान पर चढ़ाया, आसमान से ऊंचा इन्होंने ज़मीन पर लाके पटक दिया मुसलमान को। किस हालात में रह रहे हैं मुसलमान, सच्चर कमेटी की चीख चीख के कह रही है क्यों नहीं इनके जीवन में तब्दीली लाई गई, क्यों नहीं बदलाव लाया गया। उर्दू जैसे सब्जेक्ट के लिए मुसलमान 20 साल से तड़प रहा है, 20 साल से। इनके परिवार के अंदर एक चपड़ासी बनाने में कभी मदद की हो तो मुसलमान को। और डॉक्टर असलम बच्चों का डॉक्टर था बीडीके में, उसकी नौकरी खा गया विजेंद्र ओड़ा। सिर्फ यूडी खान कलेक्टर था यहाँ, उसको उठा के कहाँ पटका इसने। इन्होंने जब मुसलमान से ताकत ली, मुसलमानों से इस तरीके से बदले की भावना मुसलमानों को इतना कमज़ोर किया, समझ गया थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया। गुड़ा जी राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी होते जा रहे हो, हालांकि चर्चाएं आपकी चारों तरफ पूरे राजस्थान में। मैं हरियाणा के चुनाव को देख के आया हूं, अब यहाँ भी वो समीकरण मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे राजेंद्र गुड़ा चुनाव को 35 बनाम 1 का कर रहा है, जाट वर्सेस अदर्स का चुनाव बनाता हुआ जा रहा है। देखिए महेंद्र जी, आपको एक बात बताऊं, मैं 36 कौम की बात करता हूं और जाट मुझे उदयपुर वाटे में जाट वोट देता है। और जाट मेरे अच्छे मित्रों में से भी है, मेरे सहयोगी भी हैं, आज भी जाट मेरे साथ है। मैं इस मामले में वहाँ नहीं जाना लेकिन मेरा ये मानना है कि 36 कौम की राज के अंदर भागीदारी होनी चाहिए, न कि एक कौम की। 36 कौमों की, वाल्मीकि समाज से लेके ब्राह्मण समाज तक 36 कौम की राज में हिस्सेदारी हो, ये जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ सिर्फ एक ही कौम की है। और यहाँ जिस लेवल पर, चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे वो गैर ठेकेदारी हो, चाहे वो इसके अंदर जिस लेवल पर यहाँ जिस तरीके से हुआ, वो किस कारण से हुआ, क्या हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मेरा यही मानना है, कुम्हार, खाती, नाई, दर्जी, एससी, एसटी, सारे के सारे लोग आज ओड़ा परिवार ने, यहाँ के नेताओं ने पूरे पावर को सेंट्रलाइज कर दिया। इस पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए, डिसेंट्रलाइज। और ये सभी के पास पहुँचे, जाटों के पास भी पावर रहे, लेकिन अकेले जाट के पास रहे, सबके पास जाए। राजेंद्र जी, मेरा एक अहम सवाल, मैं कई नेताओं से सवाल पूछता हूं कि गरीब, मजदूर और मुसलमान ये नेताओं को चुनाव में क्यों याद आते हैं? चुनाव गए और इनको भूल जाते हैं। मैं नेताओं की, तमाम नेताओं की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। तमाम नेताओं के घर पे, दरबार पे जब मजमा लगता है तो ये गरीब और मजदूर और ये मुसलमान नज़र नहीं आते उस मजमे में, चुनाव में याद आते हैं, क्यों? देखिए महेंद्र जी, आपको एक बात बता रहा हूँ, आपकी बात से मैं 99% सहमत हूँ, 100% सहमत नहीं हूँ।
और इसका सीधा सा आपको बताऊं, जो लोग पार्टी से, जिन लोगों को पार्टी के नाम से वोट मिलते हैं, वो क्यों पूछेगा मुसलमान को? मुसलमान मजबूर है। बीजेपी को वोट, बीजेपी को उनका वोट चाहिए नहीं। कांग्रेस को वोट देने के अलावा इनके पास ऑल्टरनेट नहीं है। जिस जगह मुसलमान को वोट जगह डालने के लिए जगह मिल गई, चाहे यूपी है, बिहार है, बंगाल है, दिल्ली है, साउथ है, नॉर्थ है, कहीं भी जहाँ तीसरा ऑल्टरनेट मिल गया, वहाँ कांग्रेस के समाचार सदा सदा के लिए समाप्त। और रहा सवाल गरीब का, तो आपको बताऊं, कुछ लोग पार्टी की नेतागिरी करते हैं, कुछ जाति की नेतागिरी करते हैं, कुछ लोग परिवार की नेतागिरी करते हैं। और विजेंद्र जी ओड़ा तीनों करते हैं, राजेंद्र गोड़ा तीनों नेतागिरी नहीं करता। गरीब की बात करता है, मुसलमान की करता है, दलित की बात करता है, महिलाओं के सम्मान के लिए मैंने मेरी कुर्सी न्यौछावर कर दी थी। एक महिला के मामले के अंदर मुझे बर्खास्त होना पड़ा था। क्या कहा था मैंने कहा, आप मणिपुर की बातें करते हो गहलोत साहब, अपने गिरेबान में झांक के देखिए राजस्थान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। इस बात के ऊपर मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त होना पड़ा था। कौन सा चुनाव था ये मैं आपको बताना चाहूँ। कौन सी पार्टी से जीत के आता हूँ? काम से। विजेंद्र ओड़ा नाम से नेता, अपने बाप के नाम से। राजेंद्र गुड्डा काम से नेता है। कोई जाति से नेता है, कोई पार्टी से नेता है, कोई परिवार से नेता है, काम से नेता हूँ। 24 घंटा जनता के बीच में रहता हूँ। ये सवाल किसी और से पूछिए। एक चर्चा और है सियासी हलके में कि बीजेपी का टिकट बबलू चौधरी को मिलने जा रहा था। वो मजबूत भी बताए जा रहे थे। लोग ये कह रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा ने, जो आपके बहुत अच्छे संबंध है सभी पार्टियों में, बड़े नेता हैं बीजेपी के राजेंद्र राठौड़, उनसे आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उनसे साठगांठ करके आपने राजेंद्र भांबू को टिकट दिलवाई ताकि आपके चुनाव में आसानी रहे। ऐसा है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, दोस्ती राजेंद्र जी यूनिवर्सिटी के दिनों के हमारे सीनियर होते हैं और मैं उनका सम्मान भी करता हूं। सामाजिक रूप से हमारे रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते भी है। पॉलिटिकल पार्टी वो अपनी पार्टी चलाते हैं, मैं मेरी राजनीति करता हूं। इसके अलावा भी आप ओम जी माथुर हैं, उनसे मेरे अच्छे संबंध है। और भी पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर आज भंवर जितेंद्र सिंह जी से मेरे अच्छे संबंध है, सचिन पायलट जी से मेरे अच्छे संबंध है, गहलोत जी से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। तो संबंध तो अलग बात है। रहा सवाल भामू जी का और बबलू जी का, ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, इसका डिसीजन बीजेपी करे। मेरे हिसाब से भामू जी की जो कैपेसिटी थी बबलू जी की थोड़ी कम पड़ गई। भामू जी की कैपेसिटी पैसे में थोड़ी ज़्यादा ठीक है। और वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैंने तो पैसा गायों के लिए नहीं दिया था, वोट के लिए दिया था। तो मार्केट में चर्चा है, मार्केट में ऐसी चर्चा है कि भामू जी ये टिकट भी खरीद के कहीं नहीं किसी की छोटे मोटे लेवल पर लोगों का एडजस्टमेंट करके लाए। वो एडजस्टमेंट शायद बबलू चौधरी नहीं कर पाया। और बाकी रहा सवाल बीजेपी की राजनीति, मेरा कोई लेना देना नहीं। राजेंद्र जी, इतने खिलाड़ी आदमी हैं आप, लोग आपको थोड़े दिनों बाद में खिलाड़ियों का खिलाड़ी कहेंगे। अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं तो सच में पैसों में पार्टियां टिकट देती हैं क्या? अरे, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जो 2000 का नोट और 1000 का नोट बंद हो गया, गलती से किसी घर पड़ा तो बच्चे को देखना वापस फेंक देता है। ये पैसा सारा 2 साल 1 साल 2 साल के बच्चे को बुरा नहीं लगता, किसको खराब लगता है? इसकी कीमत है। आप ओड़ा परिवार की जो बात कर रहे थे, मानेसर वाले एपिसोड की 15-15 करोड़ वाली, आप भी उस समय बाहर से पार्टी में थे, मंत्री थे, आप समर्थन दे रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको 60 करोड़ का ऑफर किसने दिया था? यार, आप तो नहीं दे सकते, आपकी कैपेसिटी तो नहीं है 60 करोड़ देने की। नहीं, मैं नाम जानना चाह रहा हूँ कि वो कौन शख्स है। 60 करोड़ की कैपेसिटी जिसकी कैपेसिटी होगी वही तो देगा भाई। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, अशोक जी गहलोत ने ये ओपनली कहा था अपने उनके मंत्रियों के लिए। तो उस टाइम विजेंद्र जी ओड़ा मंत्री थे, रमेश मीणा मंत्री थे, मुरारी मीणा मंत्री थे। और वो जो लोग उनके लिए उन्होंने बार बार कहा है कि 15 करोड़ की किस्त ये लेके आ गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा अपने मंत्रियों के बारे में, विधायकों के बारे में। हमने सुना पढ़ा। तो एक बात बताओ, जब मुख्यमंत्री ये कह रहा है अपने मंत्री के बारे में कि ये 15 करोड़ की एक किस्त इनके पास आ गई, ये पैसा वापस लौटाना चाहिए। और मैं कहूँगा, आलकमान को कहूँगा, यहाँ करूँगा, ये करूँगा। गहलोत जी ने ये बातें कही थी। तो ये बात तो आप पूछो गहलोत जी से कि वो 15 करोड़ वाला मामला राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने कहा अपने मंत्री के लिए, तो ये भला आदमी कैसे बन जाएगा? बाप कहता है मेरा बेटा चोर है,
तो उसके बाद उस पर विचार करना पड़ेगा। जब बाप कह रहा है बेटा चोर है, मुख्यमंत्री कह रहा है मेरे मंत्री ने 15 करोड़ ले लिए, बड़ा जी के लिए कहा उन्होंने। दूसरी बात यह है कि मेरे 60 करोड़ का ऑफर, हाँ, आपके 60 करोड़ किसने ऑफर किया? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस मामले के अंदर आप, ये सच बात है कि मेरे पास 60 करोड़ का ऑफर था, और ऑफर है ना, ऑफर वो देने वाले वो कांग्रेस के साथ तो था ही, बीजेपी ने दिया था। अब बीजेपी के नेताओं का नाम बताऊंगा, वही तो जानना है बस। अब आपको एक बात बता देता हूँ, अशोक गहलोत जी के ऊपर उसने मानहानि का मुकदमा किया, उसने उस पर मानहानि का गजेंद्र जी पे किया। आपस में ये चलते रहते हैं यार। चुनाव लड़ रहा हूँ, इसका जवाब फिर आगे के लिए टाल देता हूँ, लेकिन ये बात सच है। मुकाबला किससे मान रहे हैं झुंझुनू में, बीजेपी से, कांग्रेस से? देखिए, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमने 3 चुनाव लड़े, जीते हैं। और एक बात बता देता हूँ आपको, मुकाबला मेरी जानकारी के हिसाब से मुसलमान 90% ओला जी के समाचार समाप्त कर चुका, एससी का वोट उनका निकल चुका, बीजेपी का राजपूत निकल गया, कुमार खाती नाई दर्जी मूल ओबीसी निकल गया। दोनों पार्टियां वेंटिलेटर पर है और मुकाबला राजेंद्र गुड्डा का, इनसे कोई मुकाबला नहीं है। एक इनके अंदर बाप के नाम से दुकान चलाता है और वो एमपी बन गए, उनको अपनी पार्लियामेंट में रहना है, वो संतुष्ट रहना चाहिए। और हमारे भामू साहब ठेकेदार हैं, टोल के ठेकेदार है, सड़कों की ठेकेदारी करनी इनकी ठेकेदारी, इनको वही करना है। मेरा मुकाबला किसी से नहीं, जनता मेरे साथ है। और आपको एक बात बता दूं, इस पर 23 तारीख को आपको पता चलेगा, राजस्थान के झुंझुनू के अंदर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा यहाँ, एग्जाम्पल, और ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि इन पार्टियों का हिसाब इलाज हो जाएगा। एक अंतिम सवाल, लाल डायरी के बचे हुए पन्ने कब आएंगे? ये जुमला था या कुछ और था? क्योंकि वो फ्लॉप शो पूरा राजस्थान, क्योंकि लाल डायरी का जहाँ भी जिक्र आता है, कोई भी घर में अगर लाल डायरी नज़र आती है तो राजेंद्र गुड़ा नज़र आ जाते हैं हर आदमी को, हर शख्स को। उस डायरी का क्या हुआ? क्या उसके पन्ने बाहर आएंगे? जो पन्ने बाहर आए थे वो सही थे, गलत थे? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस मामले के अंदर राजस्थान ने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, उसने ये बात उठाई है। जो आज उस टाइम में प्रधानमंत्री थे, आज भी प्रधानमंत्री, उस बात को पकड़ा है। अमित शाह ने भी इस बात को उठाया है। तो वो देश के गृह मंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है। ये क्वेश्चन तो आपका उनसे होना चाहिए था वो उस टाइम में। मैं तो आज विधायक भी नहीं हूँ। मैं जब असेंबली में जाऊँगा, उस टाइम में मैं इसका जवाब भी दूंगा और इसकी बात भी करूंगा कि जो मैंने बाप और बेटे दोनों के ऊपर जो चीज़ें, जो क्रिकेट के इलेक्शन में वो जो सीधा भ्रष्टाचार के मैंने पन्ने आउट किए थे, वो क्या था? मेरे खिलाफ जो मुकदमे लगाए थे अशोक गहलोत जी ने, पीपाड़ जोधपुर में क्या लेना देना है? मेरे घर पुलिस आ रही है, मेरे बंगले पे पुलिस आ रही है, मुकदमों पर मुकदमा दर्ज कराए जा रहे थे। किस लिए कराए जा रहे थे? अरे गहलोत जी की 2 बार सरकार बनाई नहीं क्या? तीसरी बार सरकार बचाई नहीं क्या? फरट फुट पर करके लड़े नहीं क्या? क्यों गहलोत जी ते नाराज हुए? लाल डायरी रही होगी आपके पास में, आप प्रेशर बना रहे होंगे। अरे प्रेशर का ही कहा था। एक बात बताओ, प्रेशर को मुख्यमंत्री प्रेशर बनाता है, एक मंत्री बनाता है, एक विधायक बनाता है। प्रेशर सत्ता किसके पास रहती है? मुख्यमंत्री के पास रहती है। लेकिन पाया कमजोर था, इसलिए आप प्रेशर बना रहे हैं। अरे पाया काहे का कमजोर? अरे वो तीजूण मुख्यमंत्री था, वसुंधरा दुजूण थी, भजनलाल तो पहलूण है बेचारा, नया ब्याह होता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस मामले में जब असेंबली में आऊँगा तो बाकी की बातें करूँगा आपसे। जब असेंबली में आएंगे उसका हम इंतजार करेंगे, तब बताएंगे लाल डायरी की बची हुई कहानी। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।